ऑलराइट, तो हम बात करें फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन में हम बोल रहे हैं जो हमारी डॉर्सल एक्टोडर्म है, ठीक है। डॉर्सल पार्ट मींस ऊपर वाला जो पार्ट है एक्टोडर्म का, वो सिग्नल्स देता है, ठीक है। इससे क्या आते हैं, सिग्नल्स आते हैं, जिसके कारण हमारी न्यूरल प्लेट जो है वो फॉर्म हो पाती है। ठीक है, तो सिग्नल्स मिल रहे हैं डॉर्सल एक्टोडर्म पार्ट से। सिग्नल्स मिलने के बाद न्यूरल प्लेट जो है वो फॉर्म हो पा रही है। लेकिन न्यूरल प्लेट किससे फॉर्म हो रही है, कौन से रीजन से फॉर्म हो रही है, एक्टोडर्मल सेल से। एक्टोडर्मल सेल्स को भी सिग्नल्स मिलते हैं और जिनके कारण न्यूरल प्लेट का निर्माण होगा, राइट। इस तरह से पूरा सिग्नलिंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो ये फॉर्मेशन हो गया कि सिग्नल्स मिलने के कारण आसपास से जो भी पेरिफेरल सेल्स होंगे वो सिग्नल्स देंगे। सिग्नल्स के कारण क्या बन रहा है, यहाँ पर न्यूरल प्लेट का निर्माण हो रहा है और न्यूरल प्लेट से बाद में न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारी बन जाएगी। अब नॉर्मली अगर हम बात करें शेपिंग, तो उस न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन तो हो गया, इसकी शेपिंग भी होगी, ये प्रॉपर शेप में आएगी। तो इस प्रकार से न्यूरल प्लेट क्या होती है, बीच में अरेंज रहती है और इसके आसपास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं और उसके चारों और बाहर जाएंगे तो एपिडर्मल सेल्स या एपिडर्मिस प्रेजेंट रहते हैं, राइट। अब न्यूरल प्लेट जो है ये फॉर्मेशन के बाद शेपिंग करती है। शेपिंग के कारण क्या हम देखेंगे कि उनके अंदर थिकनिंग, थिक थी सेल्स, थिनिंग यहाँ पर हो, पहले थिकनिंग हुई थी, थिक सेल्स बनी थी, अब यहाँ पर थिनिंग होगी तो धीरे धीरे ये एक्सपैंड करें, प्रोलिफरेट भी कर रही है और साथ साथ एक्सपैंड भी कर रही है। राइट, तो इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है कि धीरे धीरे वो शेपिंग कर रही है और जो कॉर्नर्स हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं उनको थिकनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो जो एजेस होंगे वो तो थिकन हो जाएंगे, बाकी बीच में से वो थिनिंग करके एक प्रॉपर शेप में आने की कोशिश करेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ न्यूरल। तो जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, तो ये पूरा प्रोसेस जो चलता है ये रोस्ट्रल कॉर्डल पार्ट में चलता है। रोस्ट्रल से कॉर्डल पार्ट, रोस्ट्रल मींस आगे वाला भाग, मुख वाला भाग, कॉर्डल मींस पीछे वाला भाग। तो इसी को हम एंटीरियर पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर भाग में पूरे में इस तरह से प्रोसेस चलता है और शेपिंग होती है, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही होता हो, ऐसा नहीं है, ये पूरी बॉडी में क्योंकि न्यूरल ट्यूब बनानी है तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है एम्ब्रियो स्टेज, राइट। तो ये था हमारा फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट का किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंडली शेपिंग हो रही है। सेकेंड बात करेंगे हम बेंडिंग। बेंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट कि अब न्यूरल प्लेट में बेंडिंग किस प्रकार से हो। बेंडिंग मतलब उसमें मूवमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से वो रोल ऑन करेगी, बेंड करेगी, मुड़ेगी, ठीक है। मुड़ने को हम बेंडिंग कहते हैं। जैसे हमने देखा था डीएनए में भी बेंडिंग होती है, वैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें बेंडिंग पार्ट होता है। तो नॉर्मली बेंडिंग के लिए सबसे पहले जब एलिवेशन प्रोसेस आता है उस समय पर एक सेल्स का निर्माण होता है, वहां बीच में, बिल्कुल बीच में निर्माण होता है, बिल्कुल मीडियम साइड में। तो इन सेल्स को हम एमएचपीज बोलते हैं, जो आगे जाकर मीडियल हिंज पॉइंट्स बनाते हैं, राइट। हिंज पॉइंट मतलब जहां से दोनों तरफ मूवमेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे भी बॉडी में भी हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे, जो कि दोनों साइड मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम दरवाजे की बात करें, दरवाजे में भी हम उस तरफ भी मूव कर सकते हैं
कर सके। दैट मीन्स जो दोनों तरफ मूवमेंट करने में हेल्प कर सके, उन्हें हम हिंज पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में अगर हिंज पॉइंट बनेगा तो उसे हम बोलेंगे मीडियल हिंज पॉइंट, जिससे कि रोटेशन जो है वो इजीली हो सके। ठीक है, फिर एलिवेशन हुआ। अब जब कन्वर्जेंस प्रोसेस आएगा तो कन्वर्जेंस प्रोसेस के टाइम पे हम देखते हैं दूसरे प्रकार के सेल्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं DLHP, और इनसे इन कोशिकाओं से फॉर्मेशन होता है डोर्सोलेटरल हिंज पॉइंट्स। राइट, ये डोर्सोलेटरल हिंज पॉइंट्स इस वाले रीजन से बनते हैं और ये दोनों साइड बनते हैं। इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो हिंज पॉइंट्स बनते हैं, तो एक सेंट्रल होता है, सिंगल होता है, सेंटर में प्रेजेंट। ये दोनों साइड पे लेटरल साइड में प्रेजेंट है और डोर्सल पृष्ठ सतह पर उपस्थित रहेगा, इसलिए इसे हम डोर्सोलेटरल हिंज पॉइंट के नाम से बोलते हैं और दोनों साइड ये प्रेजेंट रहेगा। अब ये भी मूवमेंट में हेल्प करेगा दोनों साइड, तो एक तरह से इन हिंज पॉइंट्स को हम पाइवट की तरह बोल सकते हैं कि ये कुछ पाइवट की तरह रचना है जो क्या कर रही है, रोटेशन करने में हेल्प कर रही है। रोटेशन का मतलब ये हो गया कि किसी भी साइड मूव करें हम, चाहे उसे नीचे करें चाहे हम ऊपर करें, वो मूवमेंट करने में हेल्प करेगी। एक पाइवट की तरह, एक बीच में सेंट्रल पॉइंट की तरह वर्क करेगी, जिससे मूवमेंट रोटेशन इजीली हो सके। अब इसके कारण क्या होगा, वेजेस का निर्माण होगा। जो वेजेस होते हैं वो वेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगे। अब हम बोल रहे हैं हिंज पॉइंट्स जो हो रहे हैं और ये जो मूवमेंट हो रहा है, पास में आ रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो इन पॉइंट्स के कारण ही हो पा रहे हैं, अदरवाइज मूवमेंट नहीं हो पा रहा। तो इन मूवमेंट्स के पीछे दो रीजन और हैं कि यहाँ पर दो प्रकार की संरचना है। एक हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक हम बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ऑलराइट, ये दो प्रकार की संरचनाएं यहाँ पर उपस्थित रहेंगी, एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, इन दोनों की प्रेजेंस के कारण इनमें मूवमेंट होता है और मूवमेंट के कारण ये हिंज पॉइंट्स वर्क करते हैं और ये कैलिब्रेशन और कन्वर्जेंस वाली जो चीजें हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ऑलराइट, अब हम यहाँ बोलते हैं कि एक कोल्चिसिन नाम की एक एंजाइम है या ड्रग टाइप है या हम बोल सकते हैं केमिकल है, जो क्या करेगी, इनहिबिट करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे बात करें तो साइटोचैलिसिन बी नाम की एक केमिकल है जो इनहिबिट करती है माइक्रोफिलामेंट। राइट, तो यहाँ पर दो तरह के केमिकल्स हैं कि अगर कोल्चिसिन यहाँ प्रेजेंट होता है कहीं से तो ये क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनने नहीं देगा और ये नहीं बनेंगे, बट ये इनहिबिट हो गया, मतलब रुक गया ये प्रोसेस, तो इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, वहीं हम माइक्रोफिलामेंट्स की बात करें तो साइटोचैलिसिन बी नाम का एक केमिकल है जो अगर प्रेजेंट होता है यहाँ पर इस पोजीशन में तो क्या होगा, ये माइक्रोफिलामेंट्स को, हमारे माइक्रोफिलामेंट्स को बनने नहीं देगा, रोकेगा, इसके प्रोसेस को रोकेगा, इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी उसको स्टॉप कर देगा, कहीं जाकर कहीं बाइंडिंग कर देगा, जिसके कारण इसमें जो वेजेस होते हैं उनका निर्माण नहीं हो पाएगा, लॉक हो जाएंगे, वेजेस बनेंगे। और अगर वेजेस नहीं बनेंगे तो न्यूरल ट्यूब जो है कहीं बीच में ही प्रोसेस में हमारी रुक जाएगी और मूवमेंट के कारण क्लोज ही नहीं हो पाएगी, क्लोजर यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा। इसलिए इन दोनों केमिकल्स का यहाँ रहना जरूरी नहीं है। कई ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं तो वहाँ पर डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है और हमें बैंडिंग प्रोसेस प्रॉपर्ली नहीं दिखती। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों केमिकल्स इनहिबिटेड फॉर्म में, रिप्रेस्ड फॉर्म में ही रहने चाहिए ताकि न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर्ली आगे की तरफ बढ़ सके। तो ये है बैंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट हमारा। और इस
बेंडिंग के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बाहर से सिग्नल्स देते हैं। सिग्नलिंग के कारण बेंडिंग इजीली हो पाती है, और बेंडिंग अगर सिग्नल्स बाहर से मिल रहे हैं तो वो और भी अच्छा रहता है कि बेंडिंग, एक तो अंदर से सिग्नल्स तो मिल ही रहे हैं, ये हिंज पॉइंट्स बन रहे हैं, ये सारे फॉर्मेशन हो रहे हैं, इसी के साथ बाहर से भी अगर सिग्नल मिलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण भी अगर सिग्नल्स होते हैं तो प्रॉपर्ली न्यूरल ट्यूब का निर्माण होगा। एक चीज और हम जो बोलते हैं कि अगर मेसोडर्म से एक्टोडर्म सेल्स का अटैचमेंट रहता है, जुड़े हुए रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये और प्रॉपर्ली हो पाता है। दैट मींस मेसोडर्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिग्नल्स देती है एक्टोडर्म को कि वो न्यूरल ट्यूब इजीली बना सके। इसलिए हमने एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने देखा है कि जब मेसोडर्म अटैच रहती है तो वो प्रोसेस बहुत इजीली बहुत अच्छे से होता है। तो जब हमने मेसोडर्म को रिमूव कर दिया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो प्रोसेस कहीं जाके एक बार रुक गया, वहाँ पर ब्रेकेज आ गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मेसोडर्म की प्रेजेंस में उसकी अटैचमेंट से शायद सिग्नल्स अच्छे मिलते हैं या बहुत ज़्यादा सिग्नल्स मिलते हैं और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन बिल्कुल प्रॉपर वे से हो पाता है। तो ये है हमारा बेंडिंग ऑफ न्यूरल ट्यूब, राइट। अब हम बात करेंगे थर्ड प्रोसेस की। हमारे जो थर्ड प्रोसेस है हमारा क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब किस प्रकार से बंद होती है? जब भी हम क्लोजर की बात करेंगे तो पूरी तरफ से, दोनों तरफ से उसका क्लोजर होना जरूरी है। तो एक तो हमारा कहलाएगा एंटीरियर न्यूरोपोर और एक कहलाएगा हमारा पोस्टीरियर न्यूरो। देखिए जैसे ही न्यूरल ट्यूब बंद हुई तो दोनों तरफ न्यूरल ट्यूब बंद तो हो गई वैसे, लेकिन दोनों तरफ छिद्र उपस्थित रहेंगे, पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स उपस्थित रहेंगे। जो एंटीरियर में खुले हुए पोर्स हैं उनको हम बोलेंगे एंटीरियर न्यूरोपोर, और जो पोस्टीरियर रीजन में पश्चिम भाग में खुले हुए पोर्स हैं उनको हम बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूरो, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये न्यूरोपोर्स बाय चांस बंद नहीं हो पाते हैं, इनका बंद होना बाद में जरूरी है। पहले तो ये न्यूरोपोर फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये भी बंद हो जाते हैं, और बंद होने के कारण हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी जो न्यूरल ट्यूब है, हमारे जो हम बोल सकते हैं नर्व कॉर्ड है, ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि न्यूरोपोर्स हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर न्यूरोपोर्स किसी कंडीशन से, कोई भी रीजन हो उसके कारण अगर क्लोज नहीं हो पाते हैं तो हम न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नॉर्मल नहीं होते, हम ये मान के चलते, ऐसा नहीं है कि बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल है। 1 आउट ऑफ 500 लाइव बर्ड्स में हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत इजीली देखने को मिलते हैं कि मतलब हर 500 बर्थ में से एक चाइल्ड में तो न्यूरल डिफेक्ट हमें देखने को मिल ही जाता है इजीली। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, ऐसा नहीं है कि कहीं छुपे हुए हैं या फिर कहीं हो नहीं रहे हैं, ये डिजीजेस बहुत कॉमन से डिजीजेस हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो बंद नहीं हो पाता है, बाई चांस वो खुला रह जाता है, तो वहाँ पर हमें जो डिजीज देखने को मिलती है वो होती है एनेनसेफेली, राइट। और अगर हमारा पोस्टीरियर न्यूरोपोर हमें बाई चांस ओपन रह जाता है, एंटीरियर बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमें डिजीज होती है स्पाइना बाइफिडा।
प्रॉपर न्यूरल ट्यूब बनेगी। अगर एब्नॉर्मल कंडीशन है, कहीं से ये पोर्स बंद नहीं हो पाते, तो इस तरह के डिजीजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। एनेंसेफेली का मतलब है कि जो हेड है, हेड रीजन जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और उसके अंदर जो ब्रेन है वो प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा, या फिर ब्रेन में ही हम देखेंगे डिफरेंट स्कल जो है, स्कल को जो मेम्ब्रेन कवर करती है वो नहीं बनेगी, या स्कल में जो वॉल्स होते हैं वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाएगा। मीन्स यहाँ पर ब्रेन जो होगा वो थोड़ा रिड्यूस साइज में छोटा होगा, इसलिए उस पर्सन का हेड भी हमें रिड्यूस पोर्शन में दिखाई देगा, छोटा हेड दिखाई देगा, राइट। स्पाइना बाइफिडा में पोस्टीरियर पोर्शन में है, तो वो जो बाइफिड है कि वो क्लोज नहीं हो पाई, वो बाइफिड हो जाएगी, एकदम फोकनुमा आकृति, जैसे कांटे में हमें देखते हैं वैसी आकृति में प्रेजेंट रहेगी और बाहर की तरफ निकली रहेगी। तो स्पाइना बाइफिडा में इस तरह से फोकनुमा आकृति हमें देखने को मिलती है और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। स्पाइना मींस स्पाइनल कॉर्ड, बाइफिडा मींस बाइफिड हो गए, वो बाइफोकेट हो गए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इस तरह से फोकनुमा आकृति देखने को मिले। तो अगर हम नॉर्मल चाइल्ड की बात करते हैं, सपोज ठीक है, तो एंटीरियर पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये तो नॉर्मल कंडीशन है, और अगर यही ब्रेन इस तरह से रिड्यूस हो जाता है, इतना सा रह जाता है, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे एनेंसेफेली, प्रॉपर ब्रेन का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाए। वहीं अगर हम नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये है ये सपोज उसका नॉर्मल पोस्चर है, इस तरह से वो बैठा है, ठीक है। इस नॉर्मल पोस्चर की अगर हम बात करें, ये नॉर्मली वो बैठा है, ठीक है। लेकिन अगर स्पाइना बाइफिडा कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ से भी स्पाइनल कॉर्ड जैसा कुछ स्ट्रक्चर हमें बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखे, ठीक है। तो क्योंकि वो बाइफिड हो गई तो बाहर की तरफ एक्सेस से भी बाहर कुछ निकलेगा, वैसा संरचना हमें देखने को मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा, राइट। अब जब भी हम देखते हैं कि जो क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब प्रोसेस है, ठीक है, इसके पीछे काफी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब क्लोज हो नहीं पाए। उन फैक्टर्स में सबसे पहले फैक्टर को जो हम रखते हैं वो होता है हमारा जीन्स, ठीक है, जीन्स। सेकेंड फैक्टर आता है हमारे कुछ कंपाउंड्स, राइट। और थर्ड फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर होता है प्रेजेंट, राइट, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि न्यूरल ट्यूब को क्लोज होने से रोकते हैं या उन्हें स्टॉप करके रखते हैं। जब भी हम जीन्स की बात करेंगे तो जीन लेवल पे हमारे होते हैं PEX3, ओपन ब्रेन एंड सोनिक हेजहॉग, राइट। ये तीनों जीन्स अगर नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट हैं, वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट हैं, तो इसके कारण कोई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा ही नहीं, कोई डिजीज नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक जीन एब्सेंट है या म्यूटेशन कंडीशन में प्रेजेंट है, फंक्शनल नहीं है, कुछ हद तक अगर रिप्रेस हो गई है, तो फिर हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को इजीली वहां पर ऑब्जर्व हो सकता है। तो हम बोल रहे PEX3 हमारी एक जीन है, ओपन ब्रेन एक जीन है और सोनिक हेजहॉग एक जीन है। ये तीनों जीन्स मिलकर न्यूरल ट्यूब को प्रॉपर्ली फॉर्म करने में हेल्प करती है,
कंपाउंड्स की बात करते हैं, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फॉलिक एसिड जो होता है विटामिन B12, ये दोनों कंपाउंड्स मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर होने चाहिए। एक मदर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं। ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मेशन न्यूरल ट्यूब को कराना है तो कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल हम खिलाएं किसी तरह से। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एक नॉर्मल लेवल तक, फॉलिक एसिड लेवल भी एक नॉर्मल लेवल तक होना चाहिए, जिसकी वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बहुत हद तक हमारे रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, विटामिन B12 जिसे हम कहते हैं। तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नेसेसरी कर दी है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फॉलिक एसिड का कुछ एक नॉर्मल जो रेट होती है, नॉर्मल अमाउंट में उसे दिया जाना चाहिए, ताकि न्यूरल डिफेक्ट जो है वो वहाँ पर हो ही नहीं। तो हम मान के चलते हैं कि 0.1 mg फॉलिक एसिड, इसके आसपास फॉलिक एसिड दिया जाना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन। सेकेंडली, थर्डली हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स की। बाह्य फैक्टर्स जो होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारा आता है कि हम बाहर से कुछ स्मोकिंग वगैरह नहीं कर रहे। जो लेडीज हैं वो, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो स्मोकिंग ना करे, बाहर से कोई पोल्यूशन जैसे एनवायरमेंट्स ना हो, राइट, एल्कोहल ना इनटेक करे। इसके अलावा बाहर का टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशंस तो नहीं है। तो वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह वर्क करेंगे और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कुछ हद तक रोक कर रखेंगे, अगर नॉर्मल एनवायरमेंट पूरा बाहर की तरफ प्रेजेंट है। अदरवाइज बहुत सारे डिफेक्ट्स न्यूरल ट्यूब के हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे न्यूरल ट्यूब का क्लोजर है और न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन है, उसमें हमारे कैम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स। सेल मतलब कोशिका, सबको पता है, एडहेशन मतलब चिपक के रखना या किसी से अटैचमेंट रखना। मॉलिक्यूल्स, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं सेल के साथ एडहेशन रखते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, और इनके कारण भी न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म हो सकती है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले ई एडहेरेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अटैच रहते हैं एक्टोडर्म के साथ। तो हम बोले जब स्टार्टिंग होती है जस्ट, तो स्टार्टिंग के टाइम पे ई एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे एक्टोडर्म है, एपिडर्मिस जो रीजन है, वहां पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे न्यूरल ट्यूब क्लोज होने लगती है, राइट, क्लोज होने लगेगी जैसे जैसे न्यूरल ट्यूब, तब यहाँ पे एन एडहेरेंस और एन कैम आ जाते हैं, ठीक है, इन्हें रिप्लेस कर जाते हैं। दैट मीन्स जैसे जैसे क्लोजर हो रहा है तो इनका उपस्थित होना जरूरी है। एन कैम मतलब सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स, राइट। तो इस तरह से इनका यहाँ चेंज होना जरूरी है, और ये जब चेंज हो जाते हैं, इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्लोजर हो रहा है। इन्हीं के कारण हम बोल सकते हैं कि ये भी एक रीजन है कि इनकी वजह से ही यहाँ पर क्लोजर जो चीज है, हम क्लोजिंग जो है वो देख पा रहे हैं। तो एडहेशन मॉलिक्यूल्स का भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सेकेंडली, जब हम बात कर रहे हैं, हमने बोला एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमने बोला कि हमारे जो सब्सटेंसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा हमने बोला कि हमारे जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन पूरे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के, राइट। फॉलिक एसिड बोल रहे हैं हम, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस को हम बोल रहे हैं कि इसके कारण भी हमारे जो होते हैं
क्लोजर हो नहीं पाता। ठीक है, और इसी के साथ हम बोल रहे हैं कि हमारे जो एडहेशन मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी रीजन हो सकता है, ये भी प्रॉपर रीजन होते हैं कि क्यों क्लोजर नहीं हो पा रहा या क्यों ये प्रोसेस जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा। ठीक है, सेकेंडली हमने डिजीजेस की बात करी, एनेंसेफेली जो कि हेड रीजन प्रॉपर नहीं बन रहा, और अगर पोस्टीरियर रीजन प्रॉपर नहीं बन रहा, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉपर नहीं बन रही, तो हम उसे बोलेंगे स्पाइना बाइफिडा। राइट, इसके अलावा न्यूरोलेशन प्रोसेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूरोलेशन। ये पूरा पार्ट हम प्राइमरी न्यूरोलेशन में ही पढ़ रहे थे, जिसे हम 4 स्टेप्स में स्टडी कर चुके हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट, सेकेंड शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट, थर्ड बेंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट, किस तरह से बेंड हो रही है वो, और लास्ट है क्लोजर ऑफ न्यूरल प्लेट। एक चीज और कि अगर हमारी एंटायर जो न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो पाती, तब भी एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं लीथल डिजीज की तरह प्रेजेंट हो सकती है, जो किसी को किल भी कर सकती है, और उस डिजीज का नाम होता है हमारे ब्रैकियोसाइटिस। ब्रैकियोसाइटिस नाम की डिजीज होती है, जो कि क्या करती है, अगर एंटायर न्यूरल ट्यूब फॉर्म नहीं हुई है तो वो वहां पर इस डिजीज को कॉज करती है, लीथल डिजीज के फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकती है। तो ये था हमारा प्राइमरी न्यूरोलेशन। अब हम सेकेंडरी न्यूरोलेशन की जब बात करेंगे तो सेकेंडरी न्यूरोलेशन में हम देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह से क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं, कॉर्ड ऑफ सेल्स होते हैं, वो कॉर्ड ऑफ सेल्स किस तरह से न्यूरल ट्यूब बनाते हैं, और न्यूरल ट्यूब बनाने के बाद एम्ब्रियोज में सिंक कर जाते हैं, और एम्ब्रियो में सिंक कर जाने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें, जैसे ही एम्ब्रियो में उन्होंने सिंक किया तो वहाँ पे कैविटेशन प्रक्रिया होती है, कैविटी का निर्माण होता है, और उस कैविटी से फिर हॉलो ट्यूब बनेगी।